हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट भौतिक जगत तथा मापन में जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पार्ट से लगभग हमें 4 नंबर के प्रश्न एग्ज़ाम या परीक्षा में मिलते हैं। अगर मैं इस चैप्टर के विषय की बात करूँ तो इस चैप्टर्स में वो सारे चैप्टर्स आ जाते हैं जिसे हमें बारी बारी से आगे चल कर के सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ सिर्फ चैप्टरों के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, किस किस चीज़ का आविष्कार किया है, उसका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर हमें करने के लिए नहीं मिलता है। तो भौतिक जगत यानी कि वो एक प्रकार की समरी हो गई, निचोड़ हो गया। जैसे निचोड़ तो किसी लेसन को पढ़ने के पश्चात मिलता है, लेकिन यहाँ आपको पहले ही बताया जाएगा कि किस चैप्टर्स में, किस टॉपिक में, किस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारी पहली यूनिट होगी भौतिक जगत तथा मापन और पहला पार्ट होगा भौतिक जगत। तो सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा दूँ, कुछ प्रस्तावित बातें अपनी रख दूँ कि आप लोग क्या क्या जानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो यह हमारा विश्व है ये अनेक प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है। ऐसी घटनाएं जो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष या जीवन काल की बात की जाए, इन सभी अवस्थाओं में हमारे जीवन में हमेशा घटित होती रहती हैं। मैं कुछ घटनाओं के नाम बताता हूँ। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय का पूर्व दिशा में उदय होना, यानी कि सूर्य का पूर्व दिशा में उदय होना। सूर्यास्त होता है, सूर्य का अस्त पश्चिम दिशा में होना। इसके पश्चात मैं आपको कहूँ ऋतुओं का परिवर्तन, एक निश्चित समय के बाद कैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। आकाश का नीला होना, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश में इंद्रधनुष का दिखना। जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है उस समय किस प्रकार से हमारा जो आकाश होता है वो पूरा लाल हो जाता है। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा की आकृति में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ये अनेक प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे जीवन काल में हमेशा किसी न किसी रूप में ये घटित होती रहती हैं। सूर्योदय रोज होता है, सूर्यास्त रोज होता है। आकाश नीला हमें हमेशा दिखाई पड़ता है। बादल हमेशा काले दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा की आकृति में हर रोज परिवर्तन होता है। जो ऋतुएं हैं वो कुछ महीने के बाद हमेशा बदलती रहती हैं। चंद्र ग्रहण कभी कभी हो जाता है, साल में 1-2 बार चंद्र ग्रहण, साल में 1-2 बार सूर्य ग्रहण। तो इस तरीके से अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन काल या चक्र में हमेशा घटित होती रहती हैं। तो इनका अध्ययन, इनके विषय में जो जानकारी हम जुटाते हैं या जो प्राप्त करते हैं वह वैज्ञानिक विधि, यानी कि इसका कुछ न कुछ एक वैज्ञानिक कारण होता है जिसकी सहायता से हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। उनका एक सटीक उत्तर हमें मिलता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के विषय में जानना है। तो इन सभी चीज़ों का जो उत्तर होता है वो हमें मिलता कहाँ से है, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो इन सभी चीज़ों का जो उत्तर है वो हमें विज्ञान से मिलता है। विज्ञान है क्या? तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं विज्ञान के। विज्ञान की एक बहुत पुरानी परिभाषा आप लोग जानते होंगे। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रम से उसके विषय में अगर आप जानकारी प्राप्त करते चले जाते हैं तो वही क्या है? विज्ञान है। विज्ञान की अब दूसरी भी परिभाषा दी जाने लगी है। परिभाषा वही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा कहा जाता है कि मानव ने प्राचीन काल से ही प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया, अनेक प्रकार के उपकरणों, यंत्रों का आविष्कार किया। इसी के प्राकृतिक घटनाओं का विशेष, गहन एवं सुव्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि इन सभी घटनाओं को देखने, सोचने, समझने के पश्चात हमें एक रिजल्ट निकल करके आया कि जो ये मनुष्य है ये प्राचीन घटनाओं या प्राकृतिक घटनाओं के विषय में जानने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, अनेक प्रकार के उपकरणों और अनेक प्रकार के यंत्रों का आविष्कार कर रहा है। तो इन सभी के आधार पर बताया गया कि प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत, गहन
एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब जरा मैं आपको विज्ञान से संबंधित यानी कि विज्ञान है क्या, ये तो हो गई विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। कहा जाता है कि विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया का अर्थ क्या है, जानना। संस्कृत भाषा में ही साइंस को विज्ञान कहा गया, अर्थात जो विज्ञान शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तथा अरबी भाषा में विज्ञान को इल्म कहा जाता है और इनका अर्थ क्या है, ज्ञान है। कहा जाता है विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये हमें मिलता है वी प्लस ज्ञान। संधि विच्छेद यानी कि आप हिंदी में मत जाइएगा, यानी कि इसके शब्दों को हम अगर थोड़ा सा ही अलग अलग करें तो विज्ञान को लिखा जाता है वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ क्या निकलता है, वी से कहा जाता है कि विशिष्ट है और ज्ञान ऑलरेडी ज्ञान है, यानी कि विज्ञान का मतलब निकल करके आता है विशिष्ट ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान, उसी के आधार पर विज्ञान की परिभाषा को बताया गया है। यह सदैव गतिशील रहता है, ऐसा नहीं है कि यह रुका रहता है। सूर्योदय हुआ तो स्वाभाविक सी बात है सूर्यास्त होगा, चंद्रमा छोटा हुआ तो कल थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा ही मिल गया तो उसका छोटा भी होना है। तो विज्ञान स्थिर नहीं है, यह सदैव क्या है, गतिशील है। तो इसके लिए भी एक लाइन कही जाती है कि जो विज्ञान है वह भी सदैव गतिशील रहता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि जो विज्ञान है इसको कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में, इसकी अनेक शाखाएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य शाखाएं हम लोग पढ़ते हैं। जैसे विज्ञान को कहा जाता है कि मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। तो हम लोगों को तो भौतिकी या भौतिक विज्ञान पढ़ना है। ओके, तो हम आते हैं भौतिक। तो मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो ये विज्ञान है इसे 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, या इसी को भौतिकी कहा जाता है, एक होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ठीक, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान। तो मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान से संबंधित सारी चीज़ों को बताता हूँ। भौतिक, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि भौतिकी या भौतिक विज्ञान क्या है। कहा जाता है कि जो भौतिकी है वो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। जो ये फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति। यानी कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से ली गई है, और ग्रीक भाषा में शब्द क्या था, फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या निकल के आया, प्रकृति। और संस्कृत में जो प्राकृतिक शब्द है उसी के लिए भौतिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा में शब्द हो गया भौतिकी और अंग्रेजी में उसी को कह दिया गया फिजिक्स, और वो शब्द लिया कहाँ से गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इस प्रकार भौतिकी हो जाता है। ये कहा जाता है कि जो भौतिकी है या भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के संबंधों एवं उनसे संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित एवं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक दूसरी भी परिभाषा बताई जाती है भौतिक विज्ञान है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन कर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान की भी 2 परिभाषा दे दी जाती है। इसके बाद हम लोगों की अगली टॉपिक होगी भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा उत्तेजना। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा उत्तेजना। कहा जाता है कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वह बहुत ही विस्तृत है और इसके कार्य क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और नंबर 2, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र तथा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो मैंने अभी आपको बताया कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा उत्तेजना में कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वह बहुत ही विस्तृत है।
इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है स्थूल प्रभाव क्षेत्र और नंबर 2 होता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो जो स्थूल प्रभाव क्षेत्र है, कहा जाता है कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशालाएं यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, वैद्युत गतिकी है, प्रकाशिकी है और उष्मागतिकी है, इन सभी के विषय में जो हम लोग पढ़ते हैं ये किसके अंतर्गत आता है? ये स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यांत्रिकी की, तो यांत्रिकी भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़ा जाता है? न्यूटन के गति के नियम पढ़े जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम पढ़े जाते हैं, जड़त्व पढ़े जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा जाता है। ठीक है, तो गति से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? मैकेनिक्स में। इनके अगर मैं गति की ही बात करूँ तो गति के ही आधार पर हम लोग दृढ़ पिंडों की गति पढ़ते हैं, रॉकेट नोदन पढ़ते हैं, किसी छड़ में भार का संतुलन पढ़ते हैं, यानी कि किसी भार के कारण जो छड़ वगैरह रुकी रहती है या टिकी रहती है, ये सारी चीज़ें यांत्रिकी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक। नंबर 2, अगर मैं वैद्युत गतिकी की बात करूँ तो कहा जाता है कि वैद्युत गतिकी में कूलाम का नियम पढ़ा जाता है। कूलाम का नियम, आप चुंबक पढ़ते हैं, चुंबक के गुण पढ़ते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का प्रयोग वगैरह मैग्नेट में देखे होंगे। ओस्टेट का नियम पढ़ा जाता है। ओस्टेट का नियम, चुंबक के प्रभाव वगैरह होते हैं। किसी छड़ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कोई आवेशित कण है या कोई आवेशित छड़ है, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न, तो इस तरीके से चुंबक से संबंधित, इलेक्ट्रिक, वैद्युत से संबंधित जितनी भी सारी घटनाएं घटित होती हैं वो सब वैद्युत गतिकी में आ जाती हैं। नंबर 3, अगर मैं प्रकाशिकी की बात करूं तो प्रकाशिकी में आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये पुरानी चीज़ें हो गई कि प्रकाश में परावर्तन है, प्रकाश में अपवर्तन है। अगर हम 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, तो 10 तक की बातों को तो हम जानते ही हैं। 10 में ही हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ा है और अपवर्तन, और वही सारी चीज़ें हम लोगों को 10 में विस्तार से मिलती है, जबकि क्लास 8 में थोड़ा सा उसके विषय में बताया जाता है कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो प्रकाशिकी में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, अनेक प्रकार की घटनाओं को पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रकाशिकी को विषय में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद आता है उष्मागतिकी। उस गतिकी में हम लोग उष्मीय संतुलन, यानी कि उष्मीय संतुलन, उष्मा कैसे एक में से दूसरे में जा रही है, उसमें ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण कैसे होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे होता है, उसमें इंजन कार्य कैसे करता है, प्रशीतक जिसे हम लोग इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? उष्मागतिकी में। ओके, तो ये जो पूरी बात थी ये किसके विषय में हो गई? स्थूल प्रभाव क्षेत्र के। दूसरा आता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। चलिए, अभी हम लोगों ने स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा। नंबर 2 होता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। कहा जाता है कि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी और क्वांटम भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत बताऊं कि किन किन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिक की संरचना, नाभिक बनता कैसे है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिवता होती है, तो रेडियो एक्टिवता क्या है, इसके पश्चात नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, यानी कि नाभिकीय भौतिकी में किसी नाभिक से संबंधित सारी चीज़ों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 2 आता है कण भौतिकी। कहा जाता है कण भौतिकी में कणों का अध्ययन किया जाता है, कणों का, और कणों से ही मिलकर के पदार्थ बनता है, यानी कि कणों के विषय में अध्ययन करेंगे जिससे पदार्थ बनता है। नंबर क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी में हम लोग प्रकाश के कण की द्वैती प्रकृति के विषय में पढ़ते हैं। ओके, तो ये पूरा क्या था? भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा उत्तेजना। ओके, अगली टॉपिक होगी भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रसायन का भौतिकी से संबंध। रसायन का भौतिकी से संबंध।
यानी कि रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है कि में ही परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सारी चीज़ों की खोज हुई। इन सभी कणों के आधार पर ही परमाणु संरचना के विषय में पता लगाया जा सका। अब जरा आप सोचिए, हम लोग मूलतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहाँ पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। इन्हीं सभी कणों के आधार पर ही कणों के बीच किस प्रकार का बल लग रहा है, कैसा बंध बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार रेडियो एक्टिवता हो गई, एक्स किरण हो गया, विवर्तन हो गया, इन सभी के आधार पर ही जो सारणी हम लोग पढ़ते हैं, सारणी को आवर्तित करने में हमें मदद मिली है। तो जो ये कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुए, मूलतः इन्हें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। लेकिन इनकी उत्पत्ति या खोज कहाँ से हुई है? भौतिक विज्ञान में। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान किससे संबंधित हो गया? रसायन विज्ञान से। नंबर 2, जीव विज्ञान का भौतिकी से संबंध। जीव विज्ञान का भौतिकी से संबंध। चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि जीव विज्ञान का भौतिकी से क्या संबंध है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान है और एक जंतु विज्ञान है। ठीक, जो ये जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में मानव से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया जाता है। भौतिकी में एक्स किरण की खोज हुई। एक्स किरण के आधार पर ही मनुष्य के शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनके विषय में पता लगाया जाता है। यानी कि एक्स किरण से ही, यानी जिसको आप एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे के कारण ही जो जीव होते हैं, जीव के अंदर जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो संरचना होती हैं, उनके विषय में एक्सरे से ही पता लगाया जाता है। ओके, तो देन किसकी है? भौतिक विज्ञान की। और सहायता या मदद कहाँ मिल रही है? जीव विज्ञान में इसकी मदद मिल रही है। एक्सरे हो गया। दूसरी चीज, अनेक प्रकार की बीमारियों का पता, जैसे पथरी हो गया, किस प्रकार जीव विज्ञान भौतिकी से संबंध है, इसके विषय में आपको बताएं। कहा जाता है कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक वनस्पति विज्ञान होता है और एक जंतु विज्ञान होता है। इन दोनों विज्ञानों से संबंधित है भौतिक विज्ञान। कहा जाता है कि एक्स किरण की जो खोज है वो भौतिक विज्ञान की एक देन है। एक्स किरण की सहायता से ही हड्डियों के टूटने, पथरी, गोली आदि का पता लगाने में किया जाता है। भौतिक विज्ञान में हम लोग दाब की अवधारणा से संबंधित हैं, या उसको हम लोग जानते हैं। दाब की अवधारणा से ही शरीर के रक्तचाप के प्रवाह को ज्ञात किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं। ब्लड प्रेशर यानी कि वो ब्लड के दाब को मापता है। तो दाब कहाँ से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। उसी प्रकार जो हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट के बीट को भी हम लोग दाब की सहायता से ही मापते हैं। सो कहा जाता है कि जो जीव विज्ञान है वह भी भौतिक विज्ञान से संबंध। वनस्पति विज्ञान के विषय की बात करूँ तो वनस्पति विज्ञान के से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में अनेक प्रकार के लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, फिलहाल मैक्सिमम उत्तल लेंस ही लगा होता है। तो ये लेंस कहाँ से संबंधित है? यह लेंस भी तो भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है। लेंस का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में ही करते हैं। अनेक प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से मानव शरीर, पेड़ पौधों या छोटे मोटे जीव जंतुओं को देखा जाता है प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से। और प्रकाशिक यंत्रों का जो निर्माण होता है वो लेंसों की सहायता से होता है, जिसके विषय में हम सारी विधियाँ और इसके अंतर्गत सारे गुणों का जो अध्ययन होता है वो हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जीव विज्ञान है वह भी भौतिक विज्ञान से संबंधित हो जाता है। सो इसी प्रकार हमारी अगली टॉपिक होगी गणित से भौतिकी का संबंध। गणित का भौतिकी से संबंध। कि अनेक गणितीय विधियों का जो विकास है वो भौतिकी से संबंधित है या भौतिकी के कारण ही संभव है। जैसे गति के समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफ विधि से पढ़ते हैं, अवकलन विधि से पढ़ते हैं,
तो इसमें जो भौतिकी है वो गणित से संबंधित दिखाई पड़ रही है। तो इसी प्रकार कह दिया जाता है या कहा जाता है कि जो भौतिकी है वह गणित से भी संबंधित है। सो अगली टॉपिक भौतिकी के नियम है। भौतिकी के नियम में क्लास 9 में गुरुत्वाकर्षण में हम लोग पढ़े होंगे ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम, यानी कि ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम पढ़ते हैं। गति से संबंधित हो गया। इसके पश्चात कक्षाओं का नियम पढ़ते हैं, वो किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके बाद देखा जाता है परिक्रमण काल यानी कि समय से संबंधित। सो इस प्रकार से यानी कि भौतिकी में ही हम खगोल की भी सारी विधाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जो भौतिकी है वो खगोल से भी संबंधित है। इसके पश्चात भौतिकी में ही हम लोग खगोल में ही अनेक प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। खगोल में संबंधित जितनी भी सारी चीज़ों का अध्ययन होता है वो अनेक प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से होता है, और उन प्रकाशिक यंत्रों का जो अध्ययन होता है वो भौतिक विज्ञान में होता है। इस प्रकार कहा जाता है कि जो ये खगोल विज्ञान है उसका संबंध भौतिकी से है। तो इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया कि भौतिक विज्ञान का अनेक प्रकार की शाखाओं के साथ क्या संबंध है। ओके, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। कहा जाता है कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कभी कभी जो नवीन प्रौद्योगिकी होती है वो नवीन भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी कभी जो भौतिकी होती है वह नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है। तो इस प्रकार की सारी जो घटनाएं हैं ये हमारे समाज में घटित होती हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो भौतिकी है, प्रौद्योगिकी है और ये समाज है, इन तीनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जिसके मैं कुछ आपको उदाहरण दे दूँ। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 हम लोगों ने ऊष्मागतिकी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं के विषय में पढ़ा जाता है। जो ये ऊष्माएं होती हैं, ऊष्मा की घटनाओं पर ही आधारित एक प्रशीतक है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के सारे कार्यों का अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है। ऊष्मागतिकी के नियमों की सहायता से ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक आदि के कार्यों का वर्णन किया जाता है। ठीक, नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम हम लोगों ने सुना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर ही हम लोग रेडियो जिसे हम लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को सुनते हैं। न तो उसमें कोई तार आता है, न तो उसको किसी विचित्र स्थान पर रखा जाता है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। रेडियो हो गया, हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम उससे सुनते रहते हैं। आपने उसको ऑन ऑफ किया, ऑन ऑफ की कंडीशन में वो अपने कार्यक्रम को प्रसारित करने लगता है। तो ये किसके कारण वो संभव है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। रेडियो हो गया, दूरसंचार, टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, हमारे टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर होती हैं। किसकी देन है? प्रौद्योगिकी की देन है। किसके नियमों के आधार पर? भौतिक नियमों के आधार पर। कहाँ पे? हमारे समाज। ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि किस प्रकार भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोगों ने जाना है या पढ़ा है। क्लास 10 की फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग पढ़े होंगे वैद्युत जनित्र। वैद्युत जनित्र क्या करता है? ऊर्जा को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, ऊर्जा को रूपांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो अनेक प्रकार से ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है। ऊर्जाओं के रूपांतरण के साथ साथ ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जाता है। ठीक है, तो सारी घटनाएं समाज में हुई। नियम भौतिक के लगे और इसमें जो मशीनरी, उपकरण, यंत्र प्रयोग किए गए वो प्रौद्योगिकी से हो गए। तो इसमें भी स्पष्ट हो गया कि जो भौतिकी है, प्रौद्योगिकी है तथा समाज है वो एक दूसरे से संबंधित है। सो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण हैं जो इन सभी चीज़ों से। आकर्षण के विषय में बात करूँ तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की सहायता से ही आज अनेक प्रकार की कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सका है, यानी कि उसको पृथ्वी से दूर स्थापित किया गया है, जिसके कारण हमें आज नवीन प्रकार की सूचनाएं, अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। और उसी के कारण आज हम लोग चंद्रमा की सतह पर, मंगल की सतह पर पहुँचे हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार के नए विचारों, नई स्थानों, बातों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। ठीक, कि विखंडन के द्वारा ही नियंत्रित श्रृंखला
नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही नियंत्रित श्रृंखला के आधार पर ही वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ऐसा होता है। और थोड़ा सा सोचा जाए परमाणु बम के विषय में, ये अनियंत्रित श्रृंखला का एक उदाहरण है। यानी कि जो परमाणु बम बनाया गया है जिससे अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्रस्फुटित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, ये अनियंत्रित श्रृंखला के आधार पर है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिकी के मूल सिद्धांतों का प्रयोग करके अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अच्छे मोबाइल फ़ोन हो गए, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया है, जिसकी सहायता से हम अपने और अनेक प्रकार के कामों में तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम बहुत देर से होते थे, जिसके विषय में पता लगाने में हमें बहुत समय लग जाता था, वो सारी सूचनाएं अब हमें बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में क्या संबंध होता है। और मैंने ये भी बताया कि इन तीनों में बहुत ही घन प्रौद्योगिकी, उपलब्धियाँ तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिकों के नाम हैं। जैसे मैं आपको कहूँ सर आइजैक न्यूटन की मैं बात करूँ, न्यूटन ने क्या किया है, गति के नियम को दिया है। तो इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिक हैं जो अनेक प्रकार के नियमों को बताए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की मैं बात करूं तो केपलर ने बताया है। ओके, प्लवन के नियम की बात करूं, प्लवन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से अनेक प्रकार के नियम हैं और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो स्वतः आप लोग पढ़ लीजिएगा किताबों के माध्यम से। और अनेक प्रकार के आपके पास साधन है, गैजेट है, मोबाइल है, फ़ोन है, अनेक प्रकार की किताबें आती हैं जिसकी सहायता से आप अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों और उनके उपलब्धियों के विषय में। अगली टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है प्रकृति में मूल बल। कहा जाता है कि प्रकृति में जो मूल बल होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय बल होता है, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल होता है और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो हमारी जो ये प्रकृति है इसमें मूल रूप से यही 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकृति में जो सभी कार्य संपादित होते हैं वो इन 4 नियम बलों के कारण ही होते हैं। और ये 4 प्रकार के बल अनेक प्रकार के बलों में विखंडित हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जिसको अनेक प्रकार के बलों का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मूल ये 4 ही प्रकार के बल होते हैं। इसके विषय में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।